हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। माय नेम इज समता और आप लोगों का क्लास 11th का चैप्टर चल रहा है प्लांटी किंगडम, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ब्रायोफाइट्स। कल थोड़े से हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे ब्रायोफाइट्स के, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल अगर कोई शो करता है तो वो ब्रायोफाइट्स हैं। तो उनके बारे में हम आज देखेंगे, हेप्लोडिप्लॉन्टिक बायो लाइफ साइकिल के बारे में। तो लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, ब्रायोफाइट्स में आप सबने जाना था कि ब्रायोफाइट्स में क्या है। ब्रायोफाइट्स हम डिवीजन ब्रायोफाइटा की बात कर रहे हैं। तो जो देखो, जब भी आप प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ते हो ना, तो आपको हमेशा अपने माइंड में क्या रखना है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो सर आर.एच. विटिकर ने क्लासिफिकेशन किया है वो विकास के बढ़ते हुए क्रम में किया है। ठीक है, किस में किया है, विकास के बढ़ते हुए क्रम में। मतलब सबसे पहला जो किंगडम है वो है एल्गी। ठीक, एल्गी क्या है, सिंपल थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है। लीफ, रूट, स्टेम जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती है, केवल थैलस है और उसको रखा गया है एल्गी में। दूसरा जो है वो है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स में क्या है, कल हमने बात करी थी, कहाँ पाए जाते हैं। नोन एज, देखो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि जैसे एनिमल किंगडम में मेंढक होता है, बिल्कुल वैसे ही प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट्स होते हैं। मेढक का क्या है, वो जल में भी और स्थल में भी दोनों पर अपना जीवन गुजार सकता है, लेकिन कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिसके लिए उसको पानी की हेल्प लेनी पड़ती है मेढक को। कैसे, मेढक मेल गैमेट्स को छोड़ देता है वाटर में और फीमेल ओवम तक पहुंचता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन के लिए उसको पानी की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है, सेम उसी तरीके का केस है ब्रायोफाइट्स के साथ। दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कहलाते हैं, सिंस दे लिव ऑन लैंड बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन वो पानी पे डिपेंड होते हैं अपने लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, यूजुअली अकर इन कूल, डैम्प एंड शेडी एरियाज। और ज्यादातर कूल, डैम्प और शेडी एरियाज का मतलब क्या हुआ कि जहां पर छांव होगी, जहां पे पानी के आसपास रहते हैं ये। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स सॉइल्स। प्लांट सक्सेशन का मतलब क्या हुआ, प्लांट सक्सेशन का मतलब ये हुआ कि देखो बेयर रॉक्स, जो चट्टाने होती हैं, नंगी चट्टाने, उस पर ये ग्रो करते हैं। सबसे पहला ग्रो करने वाले जो प्लांट होते हैं वो ब्रायोफाइट्स ही होते हैं, और ये मतलब किसी भी जगह को उर्वरा बनाने में ये हेल्प करते हैं। धीरे 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 क्या करते हैं, रॉक्स को भी डिकम्पोज करने लगते हैं, और उसके बाद क्या होता है, आपका ब्रायोफाइट्स का वहां पे डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, प्लांट बॉडी मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी, यानी कि क्या कह रहा है, मैंने अभी आपको क्या बोला था कि एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड होता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन एल्गी से ज्यादा। बिल्कुल वो विकास का क्रम याद रखेंगे, एल्गी, देन ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म्स एंड लास्ट में एंजियोस्पर्म्स, है ना। तो उसी तरह से स्ट्रक्चर्स में भी विकास होगा, है ना। सबसे पहले सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है एल्गी का, एल्गी के बाद आएंगे ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बाद आएंगे टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स में क्या होगा, थोड़े से और ज्यादा डिफरेंशिएशन होगा। उसके बाद क्या आएंगे, आपके जिम्नोस्पर्म्स, और उसके बाद आएंगे आपके एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो जो वो क्रम है, जो क्रम है आपका विकास का, उस क्रम को हमेशा ध्यान रखना है। जो आपका विकास का क्रम है उसको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग जो बात कर रहे हैं बच्चों, वो हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स के बारे में, है ना। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ब्रायोफाइटा के बारे में। तो ब्रायोफाइटा में किस तरीके से होता है, देखो उसमें थैलस लाइक प्लांट बॉडी होती है। ब्रायोफाइट्स में थैलस लाइक, क्यों कह रहा है थैलस लाइक, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस है, एल्गी से थोड़ा सा एडवांस है, डिफरेंशिएशन है इसमें। ये
सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए रहते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, दो क्यों कह रहा है? क्योंकि मॉस और लिवरवर्ट्स, इन दोनों के बारे में बात करनी है आपको। जो आपके ब्रायोफाइट्स होते हैं वो 3 वर्गों में विभाजित किए गए हैं, हिपैटिकोप्सिडा में और ब्रायोप्सिडा में। तो इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स जो हैं वो यूनिसेलुलर हो सकते हैं या मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। लैक ट्रू रूट्स, यानी सत्य की रूट्स नहीं पाई जाती, उसमें ट्रू रूट्स नहीं पाई जाती। स्टेम एंड लीव्स, यानी कि कुछ कुछ उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है पर वो स्ट्रक्चर नहीं होता। रूट, स्टेम और लीफ ट्रू नहीं होती, इसीलिए क्या कहते हैं? रूट लाइक स्ट्रक्चर। क्योंकि रूट नहीं होता, रूट लाइक होता है, राइजोइड्स होते हैं। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि स्टेम के जैसे होते हैं लेकिन स्टेम नहीं होता। और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, यानी कि लीफ के जैसे होते हैं लेकिन उनको आप लीफ नहीं कह सकते हैं। ठीक है। मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है बच्चों? हैप्लॉइड होती है। मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो ब्रायोफाइट्स की हैप्लॉइड होती है। अब कल हमने बात करी थी, अगर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो वो क्या होगी? गैमीटोफाइट होगी। अगर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है तो वो कैसी होगी? गैमीटोफाइट होगी। ठीक। मेल सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडियम जो प्रोड्यूस करता है एंथ्रोजॉइड्स को, बाइफ्लैजिलेट होते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है आर्चिगोनियम जो फ्लास्क शेप्ड होता है, प्रोड्यूस करता है सिंगल एग को। अब देखो, एंथ्रीडियम तो एंथ्रोजॉइड्स को प्रोड्यूस करता है जो बाइफ्लैजिलेट होते हैं, यानी कि इनमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। क्यों? मोटिलिटी के लिए, क्योंकि जो फीमेल एग होता है वो नॉन मोटाइल होता है, अचल होता है, वो चल नहीं सकता, मूवमेंट नहीं करता। तो जो एंथ्रोजॉइड्स होते हैं उनमें जो बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स होते हैं, सारे के सारे एंथ्रोजॉइड्स बाइफ्लैजिलेट होते हैं, तो फ्लैजिला की हेल्प से क्या करते हैं? वो मूवमेंट करते हैं। और मूवमेंट करने के बाद दे रिलीज्ड इन वाटर, कम इन कांटेक्ट विद एग। वहां पे क्या होता है? फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का। अब जब फ्यूजन हुआ तो फ्यूजन होने के बाद जाइगोट जो है ऑलवेज डिप्लॉयड। जाइगोट हमेशा क्या होता है? 2n होता है, यानी कि डिप्लॉयड होता है। ठीक। अब जब फीमेल गैमीटोफाइट से आपका फीमेल गैमीटोफाइट का जो सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियम, उससे एग का रिलीज हुआ, और मेल गैमीटोफाइट जो था उससे एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स का रिलीज हुआ, दोनों का फ्यूजन हुआ। ठीक। दोनों का फ्यूजन होने के बाद मान लीजिए पानी आया, फ्यूजन हुआ, और फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बना। तो जैसे ही जाइगोट बना, ठीक है, वो 2n यानी कि डिप्लॉयड हो गया। ठीक। अब यहीं पे कहानी होती है कि जो स्पोरोफाइट है, इसका ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट है बच्चों, ये मल्टीसेलुलर होता है। ठीक। लेकिन जो ये 2n है ना, तो जस्ट 2n बनने के बाद, तुरंत जाइगोट बनने के बाद यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। तुरंत जाइगोट बनने के बाद रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। ये 2n बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन होता रहेगा। यहाँ पे क्या होगा? 2n है तो ये अपनी संख्या को बढ़ाते रहेंगे, ये बड़ा हो जाएगा। स्पोरोफाइट जो है वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और बड़ा होने के बाद एक टाइम के बाद फिर उसकी एक सेल रिडक्शन डिवीजन करेगी, और मियोसिस के बाद फिर हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, और हैप्लॉइड स्पोर्स से फिर एक गैमीटोफाइट बनके तैयार हो जाएगा। ठीक। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमीटोफाइट फॉर फूड, हेंस इट रिमेन्स अटैच्ड टू द गैमीटोफाइट। लेकिन जो गैमीटोफाइट है, गैमीटोफाइट जो पौधा होगा, उस पे जब स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा तो स्पोरोफाइट थोड़ा लंबा ग्रो करेगा, थोड़ा मतलब इतना ग्रो करेगा कि वो दिखाई पड़ेगा, है ना, ग्रो करेगा। और उसके बाद फिर उसकी एक सेल में रिडक्शन डिवीजन होगा, स्पोर्स बनेंगे, और उसके बाद मियोसिस के बाद हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, और फिर वो हैप्लॉइड स्पोर्स क्या करेंगे? जर्मिनेट करके एक नया गैमीटोफाइट बना देंगे। ठीक। क्या बोल रही हूँ? फ्यू सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट, यानी स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोर्स, यानी कि स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स हैं जिनमें मियोसिस डिवीजन होगा, और उसके बाद हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक। स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे टू फॉर्म गैमीटोफाइट,
स्पोर्स जो हैं वो गेमेटोफाइट को फॉर्म करने के लिए जर्मिनेट करेंगे और उसके बाद फिर न्यू गेमेटोफाइट बन जाएगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? ये प्रोवाइड करते हैं फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। कुछ लोगों को, कुछ मैमल्स को, कुछ बर्ड्स को और कुछ इंसेक्ट्स को ये फूड प्रोवाइड करने का काम करते हैं। स्फेगनम, ये आपको लर्न करना है, स्फेगनम नाम लर्न करना है। ये एक तरीके का ब्रायोफाइट है। तो स्फेगनम क्या करता है, इसको फ्यूल के रूप में यूज किया जाता रहा है। पीट जो आपका स्फेगनम से मिलता है। स्फेगनम इज ऑल्सो यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल इन ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। आप सबको पता है कि ब्रायोफाइट्स में क्या होती है, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है। पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, मतलब उनको शिपमेंट के लिए इसीलिए यूज किया जाता है पैकिंग मटेरियल के रूप में। दे फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल एंड हेंस प्रिवेंट सॉइल इरोजन। देखो अब डेंस मैट की अगर बात कर रहा है, ठीक है, जैसे पहाड़ों में जहां थोड़ा थोड़ा मैदान जैसा होता है, एकदम ग्रीन कलर की मोटी सी कालीन जैसी परत बिछी हुई दिखाई देती है, बिल्कुल कालीन जैसी परत बिछी हुई दिखाई देती है और टच करने पर खुरदरी भी नहीं होती, सॉफ्ट होती है। तो वो जो कालीन सी परत दिखाई पड़ती है वो क्या होता है? दोज आर ब्रायोफाइट्स। वो ब्रायोफाइट्स होते हैं, मॉस होता है। तो मॉस कैसे होते हैं? वो सॉइल इरोजन को रोकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, राइजोइड्स होते हैं ना, छोटे छोटे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो जमीन को पकड़ के रखते हैं, सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं। मॉसेस जो हैं वो लाइकेंस के साथ रहती हैं विद द पायनियर कम्युनिटी इन लैंड एंड डेजर्ट सक्सेशन। क्लासेस आपको ब्रायोफाइट्स के पढ़ने हैं बच्चों। क्लासेस ब्रायोफाइट्स के दो हैं, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। दो आपको पढ़ने हैं, एक लिवरवर्ट्स और दूसरा मॉसेस के बारे में पढ़ना है। तो जो लिवरवर्ट्स हैं और मॉसेस हैं, इनका सीधा एग्जाम्पल ही दे दिया गया है आपको। मतलब ये 3 कैटेगरीज में है, तो 3 में से केवल 2 कैटेगरीज के बारे में आपकी बुक में पढ़ाया जा रहा है। आपके सिलेबस में केवल लिवरवर्ट्स और मॉसेस के बारे में है। लिवरवर्ट्स के स्ट्रक्चर कैसा होता है? कुछ इस तरीके का। अब इसमें आप देख रहे हैं कि आपको 3-4 स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहे हैं। एक तो ये जो है आपका, ये है थैलस, ये आपका थैलस है, थैलस स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद वहां पे नीचे की साइड से, यानी कि उसके वर्टिकल साइड पे नीचे की साइड से कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब वो फूल नहीं है लेकिन दिखने में फूल जैसा है। वो आपका क्या है? आर्चिगोनियोफोर, ठीक। और उसके जस्ट साइड में आपका मेल थैलस है, मार्केंशिया का ये डायग्राम दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें क्या है? ये है आपका एंथ्रीडियोफोर। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, ये लेवलिंग हटा दी जाए, अगर एग्जाम में एक बार नीट में पूछा गया था, लेवलिंग हटा दी गई थी, दोनों सेम ऐसे ही डायग्राम आए थे और डायग्राम में ये पहचानना था कि कौन सा मेल थैलस है और कौन सा फीमेल थैलस है। विदाउट एनी लेवलिंग वो डायग्राम दिया गया था। तो अगर लेवलिंग हटा दी जाए तो पहचानने का क्या तरीका है? आप कैसे पहचान पाएंगे कि मेल थैलस है ये मार्केंशिया का और दूसरा वाला फीमेल थैलस है? तो हम लोगों ने जैसे पहचाना था, मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि ये आर्चिगोनियोफोर थोड़ा सा देखने में सुंदर ज्यादा लग रहा था, तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि ये फीमेल थैलस है। लर्न करने का तरीका है। अदरवाइज आप किसी दूसरे तरीके से, अगर जैसे आपको कुछ समझ आता है तो आप दूसरे तरीके से भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। या हम लोगों ने उसका नाम याद किया था आर्चीज गैलरी से, आर्चिगोनियोफोर और आर्चिगोनियम को लर्न कर लिया था, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, वो है जेमा कप। जेमा कप क्या होते हैं? कुछ इस तरीके के कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ इस तरीके के कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इसके बीच में यहाँ पे बड बनती है। ये थैलस के ऊपर ऐसे लगे रहते हैं, ठीक, थैलस के ऊपर लगे रहते हैं। अब ये सारे स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं अलग अलग तरीके से। थैलस, अगर ये थैलस है, ये थैलस कई टुकड़ों में टूट जाए तो हर टुकड़ा एक नया थैलस बना सकता है, ठीक। अगर ये जेमा कप थैलस से अलग हो जाए तो इसमें जो ये बड है, बड जर्मिनेट होके नया पौधा बना लेगी, नया पौधा जिसको आप कहते हैं नया थैलस बना लेगी, मतलब नया प्लांट, नया गेमेटोफाइट तैयार हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा तरीका है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम की जरूरत पड़ती है, मेल और फीमेल गेमेट्स प्रोडक्ट
होते हैं, और उसके बाद जब पानी आता है तो वाटर की हेल्प से मेल गेमीट फीमेल गेमीट तक जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद फिर स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट थोड़ा सा ग्रो करेगा, पर स्पोरोफाइट अपने भोजन पानी के लिए गेमिटोफाइट पर ही डिपेंडेंट रहेगा। मतलब स्पोरोफाइट अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, वो गेमिटोफाइट पे डिपेंडेंट रहेगा। और उसके बाद क्या होगा, स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स मियोसिस डिवीजन करेंगे, फिर स्पोर्स बनाएंगे, और फिर उसके बाद क्या होगा, हैप्लॉइड गेमिटोफाइट बनेगा। तो देखो, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, एक तो ये कि अगर किसी की मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, हो सकता है लाइफ साइकिल के ज्यादा टाइम तक डिप्लॉयड रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी लाइफ साइकिल में एक स्टेप ऐसा आएगा जहां पे उसके पास हैप्लॉयड सेल्स होंगी। और अगर मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉयड है तो लाइफ साइकिल चलती रहेगी, कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रोसेस आएगा, एक ऐसा स्टेप आएगा जहां पे उसके पास डिप्लॉयड सेल्स होंगी। तो इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है, इसकी मेन प्लांट बॉडी आपकी हैप्लॉयड है। मेल थैलस ऑफ मार्केंशिया और मेल थैलस ऑफ मार्केंशिया और फीमेल थैलस ऑफ मार्केंशिया है, तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है कैसी है, गेमिटोफाइट है। गेमिटोफाइट होने का मतलब ही है कि वो हैप्लॉयड है। अगर इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं लर्न हुआ तो आप पूरी बायो, पूरा 12th 11th आप परेशान रहोगे और नीट की भी तैयारी नहीं कर पाओगे। कल मैंने बोला था कि दो इस तरीके से आप समझ सकते हो, एक GA लर्न कर लो, GA, ठीक, और दूसरा आप लर्न कर लो डिस्पो, गाहा लर्न कर लो। ये 4 लेटर्स तो आप लर्न कर सकते हैं, गाहा, और उसके बाद आप लर्न कर लो डिस्पो, DISPO, ठीक। अगर आप इस तरह से लर्न कर सको, गाहा और डिस्पो, अगर ये 2 शब्द आप लर्न कर सकते हो तो ये कह सकते हो कि आपका 50% प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाएगा। गा से क्या होगा, गेमिटोफाइट ऑलवेज हैप्लॉयड होगा और स्पोरोफाइट ऑलवेज डिप्लॉयड होगा। और किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में अगर गेमिटोफाइट है तो स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट स्पोर्स रिलीज करते हैं, तो क्या होगा, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट में हमेशा मियोसिस डिवीजन होगा, हमेशा मियोसिस डिवीजन होगा, क्योंकि 2n से n बनाना है, अंडरस्टैंड। और उसके बाद हैप्लॉइड गेमिटोफाइट में क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, क्योंकि n से n ही रहता है। तो क्या होगा बच्चों, अब इसमें आपको बिल्कुल ये चीज अगर लर्न हो गई तो आपको ये कह सकती हूँ कि 50% तो आपको लाइफ साइकिल वाला अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब पढ़ेंगे तो वो आपका कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप इजीली कर पाएंगे। इसमें क्या करना है, आप इसके डायग्राम को अच्छी तरह से देखिए अपने माइंड में, चाहे जैसे मैप बनाइए, चाहे जो करिए, विदाउट लेवलिंग आपको पहचानना आना चाहिए कि एंथ्रीडियोफोर कौन सा है, आर्चिगोनियोफोर कौन सा है, ठीक है। और जेमा कप का स्ट्रक्चर आपको अलग से बनाना आना चाहिए। कहाँ पे ये ग्रो करते हैं, मॉइस्ट और शेडी हैबिटेट में ग्रो करते हैं, जहां पे छांव होती है, जहां पे नमी होती है। प्लांट बॉडी इज थैलॉइड, तो आप सबको पता है एल्गी भी थैलॉइड थे और ब्रायोफाइट्स भी थैलॉइड हैं, पर ब्रायोफाइट्स जो हैं वो एल्गी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है। मतलब इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, स्टेम लाइक है, रूट लाइक है, लेकिन ट्रू रूट भी नहीं है, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ नहीं है, है ना। तो थोड़ा सा एडवांस है, अभी तक थैलॉइड ही है लेकिन थोड़ा सा एडवांस है। और टेरिडोफाइट्स में भी थैलॉइड रहेगा लेकिन ब्रायोफाइट्स की कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा एडवांस रहेगा। तो ये जो मतलब विकास का क्रम आपको ध्यान रखना है, एल्गी से थोड़ा सा एडवांस ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स से थोड़े से एडवांस टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स से थोड़े से एडवांस जिम्नोस्पर्म्स, और जिम्नोस्पर्म्स से ज्यादा एडवांस एंजियोस्पर्म्स, ठीक। 5 कैटेगरीज जो बनाई गई, उन 5 कैटेगरीज के हिसाब से आपको इस तरह से लर्न करके रखना है। तो ये जो आपको मार्केंशिया दिखाई दे रहा है, ये लिवर वर्ड्स का एग्जाम्पल है। थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। देखो डॉर्सी वेंट्रल का मतलब क्या, लेटा हुआ, जैसे ये देखो ना, ये आपका प्लांट की तरह ऊपर को नहीं जा रहा है, ग्रो कर रहा है, ये डॉर्सी वेंट्रल है, मतलब नीचे का जो पोर्शन है वो यहाँ पे जमीन से लगा हुआ रहता है लेकिन एकदम चिपका हुआ नहीं रहता है। इसके नीचे कुछ स्केल्स लाइक छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स ऐसे इस जगह पे बनी होती है, तो स्केल से ये हल्का सा उठा हुआ रहता है जमीन से,
ताकि इसकी प्लांट बॉडी को जमीन की जो नमी है वो खराब ना कर सके, और राइजोइड से क्या करता है, जमीन को पकड़े हुए रहता है, एकदम चिपका हुआ रहता है, लेकिन स्केल्स के द्वारा थोड़ा थोड़ा उठा हुआ रहता है। ठीक है, तो थैलस इज डॉर्सीवेंट्रल, डॉर्सीवेंट्रल का मतलब समझ में आ गया कि और क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, आधार से बिल्कुल चिपका हुआ रहता है, स्केल से हल्का सा उठा रहता है, हल्का सा बिल्कुल। लीफी मेंबर्स हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स पे लीफ लाइक अपेंडेजेस दिखाई पड़ते हैं। अब इसमें मेन जो आपको बात करनी है वो रिप्रोडक्शन की, कि रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स में कैसे होता है। रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स में कैसे होता है, दो तरीके से हो सकता है, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया, अब इसको आप इस तरह से नोट कर सकते हैं। ठीक, फ्रेगमेंटेशन, जिसको आप एक तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हैं या कायिक प्रवर्धन कह सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि थैलस बॉडी जो होती है वो कितने भी टुकड़ों में टूट जाए, हर एक टुकड़ा एक नया गेमेटोफाइट बना लेता है, एक नया प्लांट बना लेता है। ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब यह है कि विखंडन होगा, विखंडन होगा और हर एक टुकड़े से एक नया गेमेटोफाइट बन जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में टाइम ना होने के कारण अगला हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगले सेशन में करेंगे। बच्चों, ब्रायोफाइट्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में आपने जान लिया, लिवरवर्ट के स्ट्रक्चर के बारे में जाना, आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर के बारे में जाना। थोड़ा सा और जो बचा है वो हम अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।